हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्ट थर्ड है इसमें, जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। क्योंकि अपन ने फर्स्ट पार्ट में अपने ईएमडब्ल्यू की डेफिनेशंस देखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी और फॉर्मुलेज देखे थे, इंटेंसिटी, प्रेशर, इन सब के। सेकंड में आपको स्पेक्ट्रम्स पढ़ा है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रेस, ये सब कुछ देखे अपन लोगों ने वहाँ पर। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, मीन्स न्यूमेरिकल्स करने वाले जो आईआईटी लेवल्स में आए हमारे या नेट लेवल पर पूछे गए सिंपल क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर भी एक टर्म रह गई थी मैक्सवेल के बारे में, है ना। तो मैक्सवेल तो फिर चलो बहुत इंटेलिजेंट था, इसी बहुत कुछ चीज़ उसने प्रूव डेट करी, पर कुछ मैं पहले डेफिनेशन से ले रहा हूँ, फिर समझाऊंगा उसने क्या चीज़ देखी। तो अपन एक टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या थी, इस बात को भी समझेंगे और फिर वो थोड़ा और कुछ चीज़ें भी समझाऊंगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट देख रहे हैं अपन लोग। ठीक, इसको जो एक्सप्लेन करा था वो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन करा था, मीन्स इट इज एक्सप्लेन बाई मैक्सवेल। मैक्सवेल ने किया था इसको प्रूव डेट अबाउट 1864 में किया था प्रूव डेट, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज दी थी पहले, है ना। एक्चुअल में क्या क्या जरूरत पड़ी वो तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन देख रहे हैं। जैसे अपने फैराडे लॉ देखा है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाते हैं। वैसे इसने देखा कि जब फ्लक्स में चेंज आता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसकी वैल्यू रखी, जिसके उस करंट का नेम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वही देख रहे हैं, इट कम इन existence whenever there is change in electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर कहीं पे चेंज आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो वहाँ पर इसका एग्जिस्टेंस हमारे को अपेयर होगा। और उसकी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई, इट इज़ directly proportional to the rate of change of electric flux, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था अपन ने, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस लाइक दिस, कि इसने ईडी करंट के लिए बोला गया मैक्सवेल जी ने, कि जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के इक्वल्स टू होगी। जब प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो कहीं ना कहीं हमारे को वैल्यू दे दी गई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू, दैट इज़ द डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर बहुत कुछ समझाने वाला हूँ धीरे धीरे कि क्या चीज़ हुई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए। तो थोड़ा सा हिंट यहीं पर दे रहा हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लें, है ना। डेफिनेशन इसको आप जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्लक्स को किस किस चीज़ से जानते हैं अपन लोग, तो फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कहीं ना कहीं एक तो अपन लोगों ने पढ़ रखा है E a cos थीटा, है ना, आई थिंक यू रिमेंबर, है ना, E a cos थीटा पढ़ रखा है। और एक अपन ने गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है ना, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो वी यूज दिस ऑल्सो इन इक्वेशंस। तो नोट डाउन करें बेटा डेफिनेशन को, है ना। ठीक 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 ठीक, है ना, रब कर रहा हूँ। ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डायग्राम अगर अपन बोलें ना, तो ये इसके फॉर्मूला था। अब सबसे पहले कि आखिर देखा क्या, तो एक तो टॉपिक ये था कि मैं थोड़ा सा समझाने के लिए पहले लूँ, फिर बाद में टॉपिक लेता हूँ, है ना। तो अगर अपन मोटे तौर पर यहाँ पर बात करें, क्या चीज़ समझाया था कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल एक पोटेंशियल लगा देता हूँ और लगातार इसको इंक्रीज़ करता जाता हूँ, तो आप जानते हैं कि जो इसके बीच के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा दैट इज़ ऑल्सो चेंज। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जारी होंगी वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही होंगी, है ना। तो
तब उसने जो इसके बीच में एक करंट देखी, उस करंट का नाम रख दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। जस्ट डेफिनेशन का दिया है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर मैंने समझाया क्या है, जैसे जैसे अपन लोग पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंक्रीजेस, फोर्सेस इंक्रीजेस, है ना, पोटेंशियल इंक्रीजेस, देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, but hence displacement current start flow, या प्रोड्यूस हो गई, है ना। ठीक। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले के साथ। अब ये कैसे चीज़ हुआ, लोग एकदम कैसे बिलीव कर जाते, वो ही समझ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो जस्ट उसके डेफिनेशन दिया है मैंने कि डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होने लगी। ठीक ठीक ठीक, है ना। रब कर रहा हूँ बेटा। अब अपने साथ प्रॉब्लम ये आई कि पहला क्वेश्चन ये उठा कि क्या ये दोनों करंट सेम हैं, जो इसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं, जो गुड कंडक्टर बॉडी में चलती है, और ये वाली चीज़, तो ये भी उसने पहले प्रूव डेट करा। तो इसका मतलब है मैं एक प्रूव डेट कर रहा हूँ, प्रूव डेट कंडक्शन करंट, है ना, जो अपन ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कहीं ना कहीं अपन एक प्रूफ डेट देख रहे हैं कि क्या ये चीज़ सही है जो हमने डायग्राम में देखी थी। तो ठीक है, मैंने अभी जो कैपेसिटर लिया था, तो अपन ने ये मैंने कैपेसिटर ले रखा था, इसके अंदर अपन लोग एक वेरिएबल पोटेंशियल अप्लाइड कर रखा है सेल को वी पोटेंशियल से। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, जिसको अपन कंडक्शनल करंट बोल देते हैं या कन्वेक्शनल करंट भी बोल देते हैं ना। तो कंडक्शन करंट है ना ये, तो अपन जो ओम्स लॉ में पढ़ते आए हैं, कंडक्शन करंट। एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ करंट इज फ्लो, दैट इज कॉल्ड आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल अप्लाइड कर रखा है अपन लोगों ने। ठीक। तो जरा चेक करें इस फॉर्मूले से कि क्या दोनों चीज़ सेम है कि नहीं। तो अभी अपन ने क्या देखा था, वी नो डेट, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ भी है। अपन ने अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के इक्वल्स टू होता है। तो अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, गॉस लॉ से हम फ्लक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई पुटेड दिस वैल्यू दिस साइड डी वाई बाई डी टी एंड पुटेड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सो कैंसल आउट ईच अदर, सो देयर इज रिमेनिंग डी क्यू बाई डी टी। एंड बाई ओम्स लॉ वी नो दैट इज इक्वल्स टू आई डी, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि जो कंडक्शन करंट होती है वो डी क्यू बाई डी टी होती है, 10th क्लास से ही जानते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, जो मेटल्स में चलती है ना। ठीक। तो एक प्रूफ दैट ये भी करके दिखा दिया कि ये वाली करंट जो हकीकत में नहीं दिख रही थी, वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ से उसको कुछ चीज़ नज़र आई, पर थोड़ा थ्योरेटिकल पहले देख लें, है ना। तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो कई बार नेट में सिर्फ यही क्वेश्चन आया कि इसकी वैल्यू 5 एम्पियर दे दी गई और हमारे से बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी आपको उतनी लिख कर आनी थी, 5 एम्पियर। ठीक ठीक ठीक, है ना। तो यहाँ तक समझाया। अब बता रहा हूँ कि इसके अंदर आखिर ध्यान क्या पड़ा, है ना, क्या चीज़ करेक्टेड करी, है ना। तो वो ही देख रहे हैं अपन, है ना। तो कुछ मैक्सवेल के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैक्सवेल, ही ऑब्जर्व्ड सम कंसिस्टेंसी बोल दें, इनकंसिस्टेंसी इन
explanation in case of capacitor or in एम्पियर सर्किटल लॉ में उसको कुछ विरोधाभास नज़र आया कि कुछ गड़बड़ है समझाने में कि ये किस तरीका समझा रहे हैं। तो वो पहले इनकंसिस्टेंसी समझा रहा हूँ, फिर कैसे उसने उसको प्रूव डेट करा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो सपोज करें कि यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है बाई क्लासिकल थ्योरी, मैंने ओल्ड थ्योरी बोलूँ या क्लासिकल थ्योरी, ठीक। क्लासिकल थ्योरी से बात करें तो देयर इज ओनली आई करंट एंड देयर इज आई करंट। तो फर्स्ट जो इनकंसिस्टेंसी नजर आई, फर्स्ट बोल दूं इसको, फर्स्ट विरोधाभास जो उसको नजर आया इज दैट करंट appear then disappear and then again produced, then again appear। तो एक तो ये आई समझ में, आपको पता होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, सिर्फ यही माना गया हमारे के अंदर कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, करंट फ्लो होती है और इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, ऐसा हमारे को क्लासिकल थ्योरी बोल रही थी, है ना। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी बोले बात अपन, जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इनकंसिस्टेंसीज के बारे में ही आपको समझा रहा हूँ क्या उसको विरोधाभास नजर आया। क्योंकि हमारे को जो क्लासिकल थ्योरी थी वो तो कुछ इस तरह से उसको नजर आया कि देखो करंट फ्लो हुई, फिर डिसअपेयर हो गया, फिर करंट प्रोड्यूस होगी। हाउ इट इज पॉसिबल? करंट इज ए कंटिन्यू, एक साथ फ्लो होती रहती है करंट किसी भी कंडक्टर में। तो इसका मतलब है उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी नजर आई। मैक्सवेल सम डिसकंटिन्यूटी इन फ्लो ऑफ करंट। तो ये कुछ डिसकंटिन्यूटी नजर आई उसको कि ये किस तरीका हो रहा है। तो एक ये चीज़ उसको डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि करंट जो है वो एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो एंड होती है अपनी जगह पर जाकर, तो ये डिसकंटिन्यूटी कहीं ना कहीं उसको नजर आई, ठीक। फर्स्ट ये था। एम्पियर लॉ के साथ भी उसके साथ ये प्रॉब्लम रही कि जब उसने एम्पियर लॉ अप्लाइड करने की कोशिश करी, तो अगर मैं इस पर एम्पियर लॉ अप्लाइड करता हूँ तो मैं मेक ए 3 लूप C1 C2 एंड C3। अगर ये 3 लूप्स बनाते हैं तो एम्पियर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर से लो बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ इन C1 एंड C2, C1 एंड C3 लूप के लूप के लिए, तो ये कन्फर्मली प्रूव डेट हो गया। आप जानते ही हैं क्या होता है लूप, BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ये हो गया C1 और C3 के लिए। तो ये प्रूव डेट हो गया कि हाँ इसके अंदर करंट जा रही है, यही तो था ना सर्किटल लॉ अपना, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट के अंदर। बट फॉर लूप C2 तो इसके अंदर क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इक्वल्स टू 0, ये हो जाता 0। और वाई सो? बिकॉज द करंट इज 0, सिंस करंट इज 0, करंट 0 हो रही थी, इधर कोई करंट ही नहीं थी हमारी क्लासिकल थ्योरी से, है ना, क्योंकि देयर इज नो करंट एग्जिस्ट बिटवीन द कैपेसिटर्स according to classical capacitor theory। he store the charge which is always in static state, है ना, steady states में रहते हैं, static states में charges। तो ये कुछ बोला, तो कहीं ना कहीं इसको रिमूव करने के लिए अब क्या करा वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करें, जस्ट समझने के लिए था,
जस्ट एक्सप्लेनेशन था, है ना, जस्ट एक्सप्लेनेशन, नो नीड, जस्ट समझाने के लिए लिया कि मैक्सवेल ने क्या करा, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या सोच रहा था, क्या थिंक थी उसके बारे में, वो बता रहा हूँ आपको, है ना। ठीक, तो ये दो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं नज़र आई कि कहीं अपेयर हो रही है, फिर डिसअपेयर हो रही है, फिर अपेयर हो रही है, माने कहीं ना कहीं उसको डिसकंटिन्यूटी नज़र आई। तो उसको कंटिन्यूट करने के लिए अब क्या करा गया, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर दिया होगा। ठीक ठीक ठीक, अब मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट करा जो बिल्कुल परफेक्टली सक्सेसफुल रहा। तो अगर अपन मोटे तौर पे इस बात को लिखना चाहूं, मैक्सवेल करेक्टेड दिस इनकंसिस्टेंसी, को करेक्टेड कर दिया, मीन्स मेक इट कंसिस्टेंसी बाई इट्स एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब, है ना, बाई इट्स एक्सपेरिमेंट एंड proved that a current flow between capacitor at the time of change in flux। ठीक, तो एक करंट कंसीडर करी। अब वो कैसे चेक कर पाए, तो करा क्या था, इन एक्सपेरिमेंट ही पुटेड द चार्ज Q at loop C1, C2 and C3 in all cases charge start rotating, charge start रोटेटिंग, रोटेट करना चालू कर दिया चार्ज ने, है ना, नोट डाउन करें बेटा, है ना। तो चार्ज ने रोटेट करना चालू कर दिया। अब आप थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर तो होना ही था, है ना, अभी वापस समझा भी रहा हूं, इसको थोड़ा सा जूम कर रखा है बीच वाले ब्लॉक को, है ना, थोड़ा जूम करके समझा रहा हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां चल रही है ना, तो मीन्स करंट चल रही है आईडी इनके थ्रू। जब इन्होंने चार्ज रखा तो चार्ज ने रोटेशन करना चालू कर दिया, चार्ज ने रोटेट करना चालू कर दिया, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, तो चार्ज ने रोटेट करना चालू कर दिया। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं राइट हैंड थंब रूल पता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। देखो इस पर रोटेट होना था, चार्ज इस पर रोटेट होना था, क्योंकि इसके अंदर अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल इसके अंदर जो भी चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही रोटेट करना चालू कर देगा। तो इधर भी चार्ज ने रोटेट करना चालू करा, यहाँ पर भी चार्ज ने रोटेट करना चालू कर दिया। तो चार्जेस रोटेट, इट मीन्स कि यहाँ पर जरूर कोई करंट फ्लो हो रही है, और उस करंट को ही उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, क्योंकि चार्जेस रोटेट कर गए थे, यहाँ तो रोटेट कर ही रहे थे, अंदर भी रोटेट कर गए। इट मीन्स कि यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा, और दैट इज द प्रूफ दैट बाय द मैक्सवेल कि यस देयर इज करंट है ना, कैपेसिटर के बीच में। क्योंकि चार्ज को रखते ही चार्ज रोटेट करना चालू हो गया, क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी। इट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी इस करंट के। इसका मतलब है अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव डेट हो चुका था, लोगों को अब तो कंफर्म ही हो गया था। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे अब बात को। मैंने जस्ट समझाने की कोशिश करी कि कैसे इनकंसिस्टेंसी को करेक्टेड कर दिया उसने, है ना,
खुद के एक्सपेरिमेंट से, बाई टेकिंग द चार्ज एट लूप, है ना, जो उसके सराउंडिंग में था, तो वो चार्ज स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ रहती है ना, पढ़ रखा है बेटा अपन सब ने, है ना। तो आई होप समझे होंगे, है ना, कि अपन न्यूमेरिकल सब करना चालू कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, है ना। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा, लोग तब भी थोड़ा सा नहीं मान रहे थे, है ना। वैसे दैट इज़ द परफेक्ट प्रूफ डेट, जिसके बाद कोई भी जना कुछ नहीं बोल सकता था कि ये करंट नहीं है ना, एग्जिस्टेंस में। इसका मतलब प्रॉपरली हो गया था। ठीक है ना। ठीक, तो अपन एक लिख रहे हैं, इसका मतलब है अब करेक्शन करी गई, तो एक करेक्शन तो ये लिख देता हूं, एम्पियर मॉडिफाइड लॉ, एम्पियर मॉडिफाइड सर्किटल लॉ। ठीक, तो जस्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा, क्योंकि अब किसी भी जगह पर दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स, दो तरह की करंट हो सकती हैं। तो इसका मतलब है द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field in any closed surface is equals to the total current, sum of current, but there are two types of current now. One is conduction current and other is called displacement current. तो इस नेट पे पूछा भी गया है क्वेश्चन, बस कौन सा करेक्टेड है लिखा हुआ फॉर्मूला, तो वो करेक्टेड, ये तुम्हारी नॉर्मल कंडक्शन करंट होगी बेटा। और ये एक बार रिमेंबर रहेगी क्या लिखा है, इसलिए पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो पहले वहाँ पर लिखा था। ठीक, समझे होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन कर लें। तो ये कहीं ना कहीं मैंने सर्किटल लॉ लिखा, है ना, जिसको कुछ इस तरह से लिखते कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल द करंट वी पास थ्रू द सम ऑफ ऑल द करंट। सो ब्रैकेट में लिखते कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट विच पासेस थ्रू द क्लोज एरिया। ठीक, है ना, समझ गए होंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं। अभी अपन लोगों ने देखा था कि एक जगह पर मैंने जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यूज़ किया था वो था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। आई होप समझे होंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, क्या मैं इसकी जगह ई ए नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, ये भी आप सबको रिमेंबर है। ठीक, अगली स्टेप में क्या मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह v बाई डी नहीं लिख सकता। आई होप एवरीवन नो डैट कि लिखा जा सकता है ना, है ना। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, है ना, सेपरेशन डिस्टेंस। एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ पर बचा dy बाई डी टी, बचा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो एक फॉर्मूला और भी तो डेवलप हो गया हमारे पास कहीं ना कहीं, सी डी वी बाई डी टी। तो कई बुक्स अपन को ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं लिख कर रखती है डिस्प्लेसमेंट का। आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार एम्स में भी क्वेश्चन आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का, इस फॉर्मूले पर बेस्ड, जो अपन करने वाले भी हैं न्यूमेरिकल्स। आई होप नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना, फिर अपन आगे पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा समझा दूँ, है ना, कि कैसे दोनों ही बराबर हैं। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या सिमिलरिटी बोल दें अपन। तो फर्स्ट पॉइंट तो लिख रहा हूं, बोथ करंट इस तरह से नहीं लिखता, हाँ चलो लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, बोथ करंट प्रोड्यूस्ड magnetic field around it तो एक तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्रूव करंट, कंडक्शन करंट, तो दोनों करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड में। मीन्स लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है ना, ये आई करंट है और ये बी प्रोड्यूस करता हुआ दिखा रहा हूँ ना चारों तरफ।
वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कहीं पर फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ भी क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। आई होप समझे होंगे, है ना। ये कंडक्शन करंट बनाई है और राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा हूं, तो दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे थे। आगे बस में फिर बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट ओनली प्रोड्यूस्ड इन चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंडीशन। if flux is constant then id become जीरो, id जीरो हो जाएगी। पर ये बात तो हमारी करंट के साथ भी है, बट इट इज ट्रू फॉर कंडक्शन करंट ऑल्सो। कंडक्शन current also in static states state I become जीरो, I भी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। चाहे स्टैटिक स्टेट बोल दूं चाहे स्टेडी स्टेट बोल दूं, है ना। तो जहाँ पर चार्जेस रेस्ट में होते हैं वहाँ पर तो भैया हमारी करंट, पुरानी वाली करंट भी तो फ्लो नहीं करती जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी भैया चेंज की कंडीशन में प्रोड्यूस हो रही है। चेंज नहीं होगा तो ये भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये भी प्रोड्यूस नहीं होगी। कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस करे थे अपन लोगों ने, स्टेडी स्टेट्स के अंदर हम कंडक्शन करंट भी फ्लो नहीं करवाते उस वाले सर्किट में जिनमें कैपेसिटर्स लगा होता है। आई थिंक समझे होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक है ना, ठीक, दैट इज इनफ, है ना, इतना इनफ था। आगे बस में अपने थोड़ा सा एक और पॉइंट लेना चाहूँ तो एक और ले लेता हूँ, थर्ड पॉइंट, है ना। इन 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 कंडक्टर्स आई ई फ्लो इन insulators ID flow in large amount। ये लिखने के पीछे कारण ये है कि हाँ थोड़ी सी करंट फ्लो हो सकती है, वैसे ही कंडक्टर के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी करंट ये फ्लो कर जाए, तो इन लार्ज अमाउंट डिस्प्लेसमेंट करंट ऊपर भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I इज ग्रेटर देन ID इन कंडक्टर, और इंसुलेटर की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज ग्रेटर देन कंडक्शन करंट, है ना, ठीक। तो इसका मतलब है, और सम प्लेसेस अगर बात करूं, इन सम प्लेसेस जो फीचर अपन आगे देखते हैं, है ना, जब स्पेस की बात होती है, इन सम प्लेसेस या मीडियम बोलूं, बोथ आर प्रेजेंट मीन्स I प्लस आई डी। इसी वजह से ओम्स लॉ में लगा पर ने फिट, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा इनफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपना सेकंड पॉइंट ही था, तो इसको नोट डाउन करें, बस अपन अब न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं, ठीक ठीक है ना। एक एक करके न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं अपन लोग, ठीक, नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना, यहाँ तक, ठीक। तो ये थी मैक्सवेल और डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका फॉर्मूला ही इनफ था, पर चालू भी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, एक एक करके न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उन पर न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अपन, ठीक। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इफ an electromagnetic wave of 10 की पावर 14 hertz consist of electric field vector magnitude equals to 6 if an electromagnetic wave of 10 hertz is moving
इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, कंसिस्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इक्वल्स टू 6 J कैप न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये पूछा गया अपन से। एंड ऑल्सो गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ऑक्सीलरेशन, है ना। एक और चीज ऐड कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, है ना बेटा, ठीक। तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल विच इज कम नेट लेवल पर जो चीज़ आती है वो क्वेश्चन उठाया है। तो करते कैसे अपन लोग, तो वी नो डैट, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था कि E एम्पलीट्यूड एंड B मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू C होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो अपन को 6 दे रखा है, तो C की वैल्यू हमारे को पता ही है, तो अगर हमारे को B नॉट निकालना होता तो E नॉट में C का डिवाइड कर देते, मीन्स E की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ फिक्स जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आ जाता 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। तो ये हमारा एक आंसर हो जाता, सिंपलेस्ट सा आंसर नेट लेवल पर जो हमने निकाल लिया। ठीक, अब बात आई डायरेक्शन की। ठीक, तो मैंने डायरेक्शन के लिए क्या केस लिया था, फॉर डायरेक्शन के लिए क्या बता रखा था आप लोगों को जब हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। तो डायरेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि जो EMW की डायरेक्शन होती है वो E क्रॉस B होती है। ठीक, अब इसका मूवमेंट दे रखा है एक्स एक्सिस में, है ना, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। इसका मतलब इसको I कैप से डिनोट कर दूं। E की बात करूं तो ये J कैप दे रखा है और ये फिल्ना ब्लैंक्स अपन को फिलअप करना है। तो कहीं ना कहीं वेक्टर लगाते J क्रॉस K होता तभी तो I आता। तो इट मीन्स कि जो इसका आंसर आता कि ये कहाँ पर मूवमेंट कर रहा था, तो वो आंसर होता हमारे पास K। सो इसको थोड़ा परफेक्टली लिखना होता तो कुछ हद तक अपन ऐसा लिख सकते थे, B नॉट इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁸ K कैप। ये हमारा करेक्ट आंसर होता विद डायरेक्शन अगर पूछा होता तो अपन से। ठीक, नोट डाउन कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को, तो है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही चालू किया है मैंने अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। थोड़ा गौर रखें क्वेश्चन पे, क्या करना है और क्या गलतियां हो सकती है वो अपन नोट करें। इफ मैग्नेटिक oscillation of EMW is given by by थोड़ा इधर से ले लेता हूँ, by, पता नहीं तो दिखे ना दिखे, तो by इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻6 साइन 5000 πt माइनस 3 × 10⁻11t टेस्ला, देन फाइंड, है ना, देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड है हमारे पास मेनली थर्ड वर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंस है, वेलोसिटी ऑफ EMW, फोर्थ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में कराया है मैंने क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं अपन लोग। तो इसका मतलब ये था कि फर्स्ट दो तीन जो क्वेश्चन थे इस क्वाइट ईजी, उनमें कोई खास दिक्कत नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं चालू करता हूँ तो आपसे मैंने कहीं ना कहीं इक्वेशनों को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता था, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी एक्स है बेटा, इधर है ना, ये एक्स ले रखा है मैंने, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, मैंने कहा था आपसे जो भी वेव से रिलेटेड चीज़ होती है वो यहीं से सॉल्व आउट होती है, यहाँ से ही सॉल्व आउट करते हैं अपन किसी भी चीज़ को सॉल्व करना हो तो इसका मतलब है अगर हियर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ओमेगा हमारे को मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है हमारे को 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 ये मिल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दें, तो इसकी जगह अपन 2 पाई एफ नहीं लिख सकते, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और पाई की वैल्यू दोनों में पाई में अटैच कर देता हूँ थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 दे रखा है अपन को, तो 3 पाई इंटू 10 की पावर 11, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती, 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल्ड होता है, हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज आ जाते है ना। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो वेव्स के बारे में मैंने साउंड वेव 11th क्लास में लगातार बोला है कि आगे कोई और चीज़ के वाइब्रेशंस को बताता है, स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बोला था, यही वेव्स के बारे में जानकारी देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ विच इज़ क्वाइट ईजी, है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो जब हमको वेवलेंथ निकालनी थी तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें यहाँ पर, तो हियर के जिसको वेव प्रोपोगेशन भी बोल देते हैं वो हमारे को कितना दे रखा है इन्होंने, 5000 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, आई होप समझे होंगे। तो अगर मेरे को लैम्डा निकालना है तो दिख रहा है आपको, पाई से पाई ने एक दूसरे को कट कर दिया, लैम्डा इधर गया, 2/5000 इधर आ गए हमारे पास। ठीक है ना, इसको इधर ले गए तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में हमारा आंसर आ गया। तो डेट इज़ द क्वाइट ईजी क्वेश्चंस। पर मैंने एक बार अटैम्प्ट करा कि ये बात समझाने के लिए कि अगर हमको वेव से रिलेटेड कोई चीज़ निकालनी तो इससे सॉल्व आउट करते। थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पर ले रहा हूँ जो कुछ हद तक हमारे लिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला था, वेलोसिटी ऑफ EMW। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालनी हो तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास होता है कि हम लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी करें, है ना, ये यूज़ करें, बट दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो नो यूज़ इट। अपन यूज़ करेंगे ओमेगा बाई के, ऑलवेज यूज़ इट, है ना। तो ये फॉर्मूला अपन को यूज़ करना है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला। तो ओमेगा कितना दे रखा था अपन को, ओमेगा की वैल्यू इज गिवन 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 ये दे रखा था अपन को। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, के की वैल्यू 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, है ना। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो कहना 30 लिख के इसको 0.6 इंटू 10 की पावर 8 कर दूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई होगी ना हमारे पास वैल्यू 7। ठीक, यही थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला था। फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ओमेगा बाई के, जो 11th क्लास में भी समझाया था, है ना। ठीक, अब रब कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जो मिस्टेक हो सकती थी, डायरेक्ट क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था IIT के अंदर, तो फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ही करवा रहा हूँ। तो वी नो डेट पूरी बात लिख रहा हूँ, वी नो डेट E0 अपॉन B0, और थोड़ा यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पर हियर पहले थोड़ा लिख दूँ, हियर B0 कितना गिवन है हमारे को, B0 जिसके आगे लिखा हुआ है 8 इंटू 10 की पावर -6, और हमारे से बोल रहे हैं E0 निकाल दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी बात लिख रहा हूँ। ठीक, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती कर सकते थे, क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया था
तो बच्चे ये अप्लाइड कर सकते थे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये अप्लाइड कर सकते थे। और इसलिए थोड़ी सी देर के लिए वेवलेंथ जो मैंने ड्राइव की थी इससे पहले उसको भी हटा रहा हूँ, है ना, पर वेलोसिटी को रख रखा है मैंने। तो बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाइड कर देते तो फट से आंसर निकाल देते इसका, पर दैट इज बिकम रॉन्ग हो जाता। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ कि अगर ई नॉट सी ये यूज़ कर लिया होता, पर दैट इज रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे को गिवन है, जो गिवन दे रखा है, क्योंकि जब भी कोई फर्स्ट वाली फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी से पढ़ा, इट इज़ ऑलवेज फॉर एयर या वैक्यूम की बातें होती हैं हरदम हर चैप्टर के अंदर। तो जब वैक्यूम में या एयर में बोला होता तो ऐसे निकालते, पर कहीं ना कहीं जब हमने इक्वेशन दे रखी थी, हमने वेलोसिटी निकाली, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी कुछ अलग आ रही है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता हमारा आंसर। तो इसका मतलब है वी अप्लाइड, फॉर्मूला तो अप्लाइड करते, वी अप्लाइड ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू वी, जो अभी वी आया था। इसका मतलब है ई नॉट की वैल्यू को बी नॉट वी से मल्टीप्लाइड करते, ये वैल्यू शायद 8 इंटू 10 की पावर -6 दे रखी है, और ये वैल्यू कितनी निकली थी अपने 6 इंटू 10 की पावर 7, 8 4 जा 48 और एक जीरो इधर का, तो 480 ये हमारे पास आंसर आता। आई होप समझे होंगे, है ना, न्यूटन पर कूलम में ये आंसर आता। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि जब हमारे को इक्वेशन फॉर्म में कोई दी जाए और हमारे से अगर डायरेक्ट ही एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है, उससे पहले आप ये चेक कर लें ओमेगा और के की हेल्प से कि क्या वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 ही बनी हुई है या कुछ और है, क्योंकि हरदम पॉसिबल नहीं कि इट्स मूव हो सकता है, वाटर में मूव कर रहा हो EMW, है ना, ग्लास में मूव कर रहा हो, मैंने कोई भी मीडियम में मूव कर रहा हो। ठीक है, आई थिंक समझे होंगे बात को। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको समझाई। वैल्यू 480 निकल चुकी है। अब लास्ट तो इज क्वाइट सिंपल, बट दिस डायरेक्शन देनी थी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इक्वेशन होगी। ठीक, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो यही थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ले रहा हूँ बेटा, है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, इस टॉपिक का, 5th मीन्स नेक्स्ट ले रहा हूँ। 414 निकल गई थी। तो अगर आज मेरे को 5th क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो कहीं ना कहीं मेरे को इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखनी होती, हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम, पीछे का हिस्सा सेम टू सेम रहने वाला है, आगे ही चेंज आएगा। तो अभी ई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली थी 480 साइन, पर पीछे ब्लॉक जो दे रखा होगा वो ही अपन रखेंगे। ठीक, ये ई नॉट की वैल्यू निकल जाती, पर आई थिंक शायद पूरा करेक्शन नहीं शायद हो सकता, डायरेक्शन के साथ हो तो अपन यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन देखते, EM की डायरेक्शन E क्रॉस B होती। ठीक, B की डायरेक्शन Y में दे रखी है ना, Y लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये मूव कर रहा था J कैप में। ठीक, K कैप का अपन को इसको मालूम करना है, और ये दे रखा है अपन को I, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस दे रखा है, तो जिससे तुम्हारे को पता लगा, माइनस का दे रखा है साइन, इससे पता लगा कि ये प्लस एक्स में चल रहा है EMW, यहाँ पर आ रहा है J, तो यहाँ पर क्या रहा होगा इस ब्लॉक के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि K क्रॉस J करूँगा कि माइनस K करूँगा, बताएं जरा सा आप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो अपन को Y डायरेक्शन में दे दी, आई थिंक समझे होंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर K कैप आता इस जगह पर, कि माइनस K कैप में चल रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि अपन लोगों के पास I, J और K, है ना, K क्रॉस J होता है हमारे पास, K क्रॉस J, है ना, इस K क्रॉस J उल्टा जाते हैं तो माइनस का I आता है, तो इससे तो माइनस का I आता है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का K रहा होगा। तो इट मीन्स अगर हम ऐसे जाते हैं तो, है ना, समझ रहे हैं, यूँ जा रहे हैं तो उधर की तरफ एरो होता। सो करेक्टेड फॉर्म में कैसे लिखते, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कहीं ना कहीं हमारे को ऐसे लिख कर आनी होती। मैंने करेक्ट आंसर क्या होता 480, अंदर का ब्लॉक तो सेम ही रहता 5000 पाई x -3 इंटू 10 की पावर 11 पाई t, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लगाना होता हमारे को, माइनस का K कैप, इज द करेक्ट आंसर होता है। आई होप समझे होंगे, समझ गए बेटा, है ना। तो मैंने विद डायरेक्शन आपको बात समझाती है कि करेक्ट आंसर इसका ये वाला होता है ना, डायरेक्शन के साथ
आईआईटी में आता तो फिर डायरेक्शन निकालना होता तो डायरेक्शन के लिए हम ई क्रॉस बी यूज़ करते हैं। ठीक ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा अपन। आप नोट डाउन करें। तो ये 5 क्वेश्चंस देखे अपन ने, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्लीज़ रिमेंबर रखें। ठीक, ऐसे ही एक और थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आई होप शायद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इफ सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 6 watt per meter square is incident on a surface of area 2 meter square for 1 minute, then find force applied by sunlight on surface A. It is non-reflected surface, and B reflected surface, है ना। तो फॉर्मूलेस लिखाए थे ना फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक, एक एक करके चालू करें। फोर्स पर चाहिए तो मोमेंटम चाहिए होगा, मोमेंटम चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारे को इंटेंसिटी से मोमेंटम तक पहुंचना होगा। तो पहुंचेंगे कैसे अपन लोग, वही देख रहे हैं अपन लोग। तो सॉल्यूशन देखना चालू कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे को इंटेंसिटी दी गई जो थी 6 watt per meter square, एंड वी नो डैट कहीं ना कहीं हमारे को मोमेंटम के लिए हमारे को फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, टोटल एनर्जी बाई सी। टोटल एनर्जी बाई सी निकालना था, टोटल एनर्जी बाई सी। तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने इंटेंसिटी का ओल्ड फॉर्मूला यूज़ करा 11th क्लास का। टोटल एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है। तो अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है, जिसको मैं अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, I इंटू ए इंटू टी हो जाता। ये दे रखा है 6, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 60, है ना। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक साथ देख लेंगे क्या चीज़ है। तो इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट इसकी हेल्प से 11th क्लास के फॉर्मूले से मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, वी नो डैट मोमेंटम किसके इक्वल टू होता है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला लिखाया था, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि जो मोमेंटम होता है वो टोटल एनर्जी बाई सी होता है, बताया था फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं मोमेंटम की वैल्यू लिख, टोटल एनर्जी 6 इंटू 2 इंटू 60, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 रख देता हूँ। सॉल्यूशन ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन। तो ये कैंसिल होता है 2 टाइम्स, 2 इंटू 60, ज़्यादा कैलकुलेशन सबसे लास्ट में देखेंगे, -8 आ जाता। ये अपने पास मोमेंटम निकल जाता सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि अगर मेरे को अब फोर्स निकालना था फर्स्ट केस का, नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस का, तो कहीं ना कहीं मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा होता dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम, पहले 0 बाद में टकराया तो वही मोमेंटम आया। तो इसका मतलब वैल्यू आ जाती 2, 4 कर दूँ, 24 ही कर देता हूँ। चलो ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -8। और टाइम तो अभी भी हमारे पास 1 सेकंड तक कितना फोर्स अप्लाइड करा पर सेकंड, वो ही निकालना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इट मीन्स मेरे पास 60 से 60 क्या हो गए, कैंसिल। तो 4 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन आंसर आया ना। कितना कम फोर्स आया,
तो यहाँ पर ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था कि प्रेशर अप्लाइड करता है, फोर्स अप्लाइड करता है, पर सनलाइट को इतना ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाइड नहीं करती है हमारे ऊपर, चाहे इसको लगभग 20-15 के करीब इंटेंसिटी आती है, पर वो रहती इतनी कम है 10⁻⁸ में, इसलिए हम घंटों खड़े रहते हैं सनलाइट में, पर ऐसा नहीं कि हम पिचक जाते हैं। उसके प्रेशर अप्लाइड है पर वे वेरी वेरी माइन्यूट। हमारे को महसूस जरूर होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, तब जरूर महसूस होता है बेटा अपन को, है ना, वैसे महसूस नहीं होता अपन को। तो ये निकला, और आई थिंक कि सेकंड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बी वाला पॉइंट को अगर इसका सॉल्व करता हूँ कि अगर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता तो अपन लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेते, 2dp/dt। तो मैंने जो भी फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाइड कर देते तो 8 × 10⁻⁸ आ जाता, अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस होती तो, है ना। और बाकी आपको पता है 2 क्यों आया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़े हैं 11th क्लास में, उससे अपन ने सॉल्व किया है। नोट डाउन कर लें बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन, है ना। ठीक, यहां तक आप समझे क्वेश्चनों को। ठीक, एक बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। व्हाट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ माइक्रोवेव एंड एक्सरे इन वैक्यूम। क्या रेशो होता, रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ माइक्रोवेव एंड एक्सरे इन वैक्यूम। तो आंसर तो सेम ही होता, सॉल्यूशन ऑल EMW waves propagate with same velocity 3 into 10⁸ meter per second in vacuum. It means चाहे मैं वेलोसिटी ऑफ माइक्रोवेव बोलूं और वेलोसिटी ऑफ एक्सरे बोलूं, आंसर तो दोनों का ये ही रहता 3 into 10⁸। तो आंसर तो 1 ही आ जाता ना, क्योंकि ये भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होता और ये भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होता, तो रेशो तो हमारे पास 1:1 आ जाता ना। समझ गए होंगे बेटा आप लोग बात को, है ना। तो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, एक बार नोट डाउन करें बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। ठीक, बिल्कुल परमिटिविटी वाला, मीन्स एक फॉर्मूला मैंने आपको वेलोसिटी स्पीड ऑफ EMW करवाया था, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इफ वेलोसिटी ऑफ EMW in a medium is 2 into 10⁷ meter per second of relative permeability to, then find relative परमिटिविटी, है ना। इसी बहाने इन दो वर्ड्स को वापस से देख रहे हैं अपन लोग, जो अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स में देखी थी। ठीक, अगर बोला जाए अपन से तो एक तो स्पीड दे रखी है मीडियम में, वो कितनी दे रखी है 2 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड, है ना। चाहे तो इसको 8 ही कर देते हैं, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगी तो इसको 8 कर देता हूँ मैं। ठीक, साथ ही हमारे को μr दे रखा है विच इज़ गिवन 2, और वी हैव टू फाइंड आउट परमिटिविटी, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ा था अपन लोगों ने। तो अपन ने रिलेशन क्या देख रखा है इनका, तो जहाँ मीडियम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि मीडियम के लिए होता है 1/√μ एंड एप्सिलॉन, पर इसको अपन ने जब चेंज किया था तो वी गेट द फॉर्मूला C/μr, डायरेक्ट लिख दूँ μr एप्सिलॉन रूट,
ये फॉर्मूला देखा था ना अपन ने। ठीक, अब अपन को निकालना एप्सिलॉन आर है, तो मैं बोथ साइड्स स्क्वायरिंग नहीं कर दूं इसकी। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो कहीं ना कहीं सी एम का स्क्वायर अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा हमारे पास, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला यही देगा था अपने प्रॉपर्टीज़ में। तो अगर मेरे को एप्सिलॉन आर फाइंड आउट करना है तो सी स्क्वायर अपॉन सी एम स्क्वायर म्यू आर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू की बात करें तो ये गिवन है अपन को 2 इंटू 10⁸ स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2। तो कहीं ना कहीं अगर इसको अपन सॉल्व आउट करते ऊपर, है ना, तो ऊपर वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, सिर्फ 9 बचता, और नीचे 4 ये 8 हो जाते, मीन्स दैट इज़ आवर आंसर, हमारे एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाती है। ठीक, आई होप समझे होंगे। सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था, नेट या एम से लेवल पर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना, नोट डाउन करो। ठीक, एक एनसीईआरटी बुक में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपने सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं ना। ठीक 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 ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा अपन, है ना। नेक्स्ट सिंपल है, इसी तरह विजिबल रेंज को एक बार थोड़ा सा वापस से देख रहे हैं। क्या रेंज मैंने आपको बताई थी, तो 4 इंटू 10⁻7 से लाई कर रही थी वैल्यू। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फॉर अ रे for which human eye is most sensitive. Human eye is most sensitive. किसके लिए होती है हमारे पास आइस। ठीक, तो आपको पता होगा मैंने कुछ आपको वैल्यूज़ लिखाई थी, तो अपन ने देखा था सॉल्यूशन। मैंने अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मोस्ट इफेक्टिव किसके लिए होती है हमारी आइस, 5550 एंगस्ट्रॉम, ये लिखाई थी आपको वैल्यू। तो अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, सॉरी ये डेट इज़ द वेवलेंथ, जो वी नो डेट अपन को पता था मोस्ट सेंसिटिव होती है ग्रीन एंड येलो कलर के लिए। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो सी बाई लैम्डा लेना होता, मीन सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और इसकी वैल्यू 5550 इंटू 10⁻⁻10, मीन्स इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होता। जब इसको अपन सॉल्व आउट करते तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आती, मीन्स लाइव वो 4 और 7 के बीच में ही कर रही है, जो मैंने रेंज लिखाई थी आपको, रिमेंबर। टाइम पीरियड ऐसे ही वैसे भी क्वेश्चन दिया था, तो आप जानते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इस वैल्यू को कहीं ना कहीं हम 4 इंटू 10⁻14 से करते सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आता 1.85 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। तो आप समझ रहे होंगे ना कितना कम वक्त में ही हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही इतनी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे आया, इसलिए मैंने आपको एक बार रीनोट करवा दिया, और आपको ये भी वापस याद करवाने के लिए ही मैंने ये वैल्यू फॉर्मूला सॉल्व किया था क्वेश्चन। ठीक 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 ठीक, है ना। कुछ थोड़ी सी और एक असॉर्टमेंट रीजनिंग की भी कुछ चीज़ समझा देता हूँ आपको ऐसे ही नोट में। ठीक, पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं ना। तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और फिर कुछ समझा रहा हूँ, है ना। तो मान लें 7 क्वेश्चन था कैलकुलेशन में, जो भी था 7th या 6th। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर a bulb of 100 watt which emit light at distance 3 meter away from bulb, है ना। और अपन को एफिशिएंसी दे रखी थी बल्ब की, एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5%,
परसेंट अपन को एफिशिएंसी दे रखी थी बल्ब की। तो इस तरह से वापस एक बार रे ऑप्टिक्स कंसीडर में ले रहा हूँ कि आपको पता होगा जो रेस होती हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव्स करती हैं, और जब ऑल डायरेक्शन में मूव करती है ना स्फेरिकली मूव करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे को पता था इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचना है तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, इंटेंसिटी। इस वजह से सबसे पहले तो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना होता। तो अपन बोलते कि सिंस बल्ब इसको बोले तो सिंस बल्ब एमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन, है ना। रे ऑप्टिक्स में भी बात समझाई थी मैंने जब अपने वहाँ पर क्वेश्चन देखे थे। सिंस बल्ब एमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन सो द spherical area at distance 3 मीटर अवे फ्रॉम बल्ब कितना हो जाता हमारे पास, है ना। अवे फ्रॉम बल्ब को एक पॉइंट सोर्स ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे को एरिया निकालने के लिए स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता 4πr²। पर रेडियस कौन सी कंसीडर करते, तो रेडियस तो अपन जो अगर इसको मैं बल्ब कंसीडर करता हूं तो ये डिस्टेंस जहां पर हम खड़े होकर देख रहे थे दैट इज द बल्ब, है ना। कोई पॉइंट सोर्स की तरह ले रहे हैं तो ये हमारा 3 मीटर होता। तो कहीं ना कहीं 4 रखता, 3.14 रखता और इसकी जगह 3 का स्क्वायर करता तो ये अपने पास 936 हो जाते हैं हमारे पास। और 36 और ये 14 को मल्टीप्लाइड करते तो कहीं ना कहीं 113 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाता। ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक समझे। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सॉल्व किया है, इसका मीन्स मैंने एरिया फाइंड आउट करा है, इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब अपन सेकंड पर चलते तो वी नो डैट हम लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख रखा है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला ओल्ड फॉर्मूला है हमारे पास जो यूनिट डायमेंशन से ही पता है, पावर अपॉन एरिया। ठीक, पावर दे रखी थी अपन को 100 वॉट, तो पर 100 वॉट का बल्ब था पर 3 मीटर की डिस्टेंस में मेजर करना था ना। तो और कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी इतनी थी तो हमारे को पावर की जगह क्या रखना होता है यहाँ पर 2.5% ऑफ 100 वॉट बल्ब अपॉन एरिया में 103 रखते। इसका सॉल्यूशन करता तो 25/100 2.5/100 आता। 100 से 100 कैंसिल होता, 2.5 जो रिमेनिंग बचा था तो कहीं ना कहीं 2.5/113 रिमेनिंग रहता हमारे पास। इसको थोड़ा और सॉल्व करता तो ये होता 25/10 मीन्स 5/2। ठीक, और इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करते तो इंटेंसिटी 0.022 हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर आ जाती। तो इंटेंसिटी निकल जाती है हमारे पास। और जब इंटेंसिटी निकल जाती तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो ऑक्सिलेटेड करता है, तो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या देख रखा था, ε0 E² RMS इंटू सी देखा था ना। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ से RMS की वैल्यू निकालनी होती तो कहीं ना कहीं I ε0 एंड C का रूट आ जाता। और जब इसको सॉल्व आउट करते तो हमारे पास आंसर आ जाता 0.022 अपॉन इसकी वैल्यू क्या रखते 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे CBSE बोर्ड नेट लेवल की बात करें तो कई बार उन्होंने सिर्फ इंटेंसिटी देकर हमारे से यही पूछ लिया कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है ना। तो अपन ने कहीं ना कहीं मैंने केवल ये क्वेश्चन इसलिए उठाया कि हमारे को पावर का पता हो कि पावर का किस तरह से अपन इंटेंसिटी से कोरिलेट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन उठाया। बाकी तो जस्ट सॉल्यूशन था। तो हमारा कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 2.9 आंसर आ जाता है ना न्यूटन पर कूलाम में। और फिर अगर अपन से एम्पलीट्यूड भी पूछा होता तो वो भी निकाल लेते अपन लोग। ठीक, नोट डाउन करें बेटा क्वेश्चन को, है ना। ठीक ठीक, है ना। कुछ थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था उससे कुछ को रिलेटेड बात या थ्योरी से रिलेटेड कुछ बात समझा रहा हूँ, है ना। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला किस तरह से अरेंज करा वो समझाया मैंने, है ना। एक कुछ नोट में समझाना चाहूँगा। नोट के अंदर
जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको बताया था दोनों में सेम होता है। द इंटेंसिटी इज इक्वली distributed between electric field and magnetic field, में दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, या ये बोले तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ऐसा भी बोला जा सकता है। माने इंटेंसिटी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की होगी। सो जो पावर होगी वो भी दोनों की सेम होगी। मीन्स पावर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ही पावर मैग्नेटिक फील्ड की होगी, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और हाफ पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलकर एनर्जी बनाते हैं EMW की, है ना। इंटेंसिटी ऑफ EMW इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चाहे मैं ऐसे बोलूं कि दोनों की बराबर है, दोनों की हाफ हाफ मिलकर टोटल बना रही है, ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, दोनों का मतलब सेम है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज क्वाइट ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड जो होता है इनका दोनों का सेम नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो ये सब कुछ बराबर होते हुए भी, जिसके अंदर आप जानते हैं रिलेशन होता है एक हमारे पास, उससे देखा था, या जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भी ऑब्जर्व करा जा सकता है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था तो कहीं ना कहीं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी थी उसके अंदर 6, है ना, ये वैल्यू दी थी मैंने उसके अंदर जे कैप के साथ, याद आ रहा हो तो आपको। एंड उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड को अपने ने सॉल्व किया था तो आंसर शायद 2 × 10⁻⁻7 आ रहा था हमारे पास, है ना, कुछ ये या 8 आंसर आ रहा था, ये आ रहा था टेस्ला में आंसर। तो ये असॉर्टमेंट रीजनिंग के लिए समझा है कि हमको ये तो पता ही था कि उनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है दोनों की बराबर होती है, इंटेंसिटी भी बराबर होती है, पावर भी बराबर होती है, बट उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो बराबर नहीं होते। बस ये समझाने के लिए मैंने लिया है क्वेश्चन को। ठीक समझे होंगे बेटा, है ना, ठीक बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बस ठीक, दैट इज इनफ इसके बेस पे क्वेश्चंस। अब डिस्प्लेसमेंट वाले भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ अ कैपेसिटर of 2 microfarad in which the rate of change in voltage is दे रखी है अपन को 10 कंसिडर कर लेते हैं, 10 वोल्ट पर सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, तो अपन ने कुछ टाइम पहले ही एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद हो तो आपको, कि अपन ने फॉर्मूले में क्या देखा था कि जो आई डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल्स टू होता है ε0 d∅e/dt। पर मैंने इसको कन्वर्ट करके पहले ही आपको एक बार बता दिया था कि c dv/dt होता है ना। आज इसी के लेक्चर में समझाया था आपको लास्ट में फॉर्मूला बनाते हुए, ये कैसे कन्वर्ट करा था। इसकी जगह EA रखा था अपन लोगों ने, ε0 dEA/dt। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप ε0 d तो अपनी जगह था ही सही, इसको V/d कर दिया था, A अपनी जगह पर है और dt नीचे चल रहा था। ये वाला d वो डिस्टेंस वाला d था, है ना, जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ थी अपने पास। तो अपन ने अगर इनमें से सबको बाहर ले लूँ, मीन्स ε0 A एंड d को, तो मेरे पास सिर्फ dv/dt रह जाएगा। और आप जानते हैं ε/A/d को तो हम कैपेसिटर से c बोलते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी, में इसकी जगह रख देता 2 और इसकी जगह रख देता 10।
तो इसमें मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाती है हमारे पास माइक्रो एम्पियर, है ना, क्योंकि माइक्रो में ले रखा है ना, माइक्रोफैरड। समझ गए होंगे बेटा क्वेश्चन, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। ठीक 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 ठीक, वैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इफ अ कैपेसिटर ऑफ एरिया टू एरिया, इफ अ स्फेरिकल ले लेते हैं, इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose circular plates of radius 5 centimeter and rate of change in electric field is 10 Newton per Coulomb per second. Then find डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अपन से बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या कर दें अपन, फाइंड आउट कर दें। तो कहीं ना कहीं वापस से हम इसी फॉर्मूले पर जाते सॉल्यूशन करते समय कि आई डी इक्वल्स टू किसके होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के। पर मैं नेक्स्ट स्टेप में एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह ई ए बाई डी टी रख सकता था। एप्सिलॉन नॉट और ई को बाहर, ए को बाहर ले लूँ, डी ई बाई डी टी रिमेनिंग रहा मेरे पास। डी ई बाई डी टी ही तो हमारे को गिवन है, तो बस हमारे को इसके बाद तो जस्ट वैल्यू रखनी थी आई डी निकालने के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 रख देते। एरिया की जगह क्या रखते, पाई आर स्क्वायर, है ना। रेडियस वो आ जाती है और ये वैल्यू कितनी दे रखी थी अपन को, 10, ये रख देते। बाकी तो जस्ट कैलकुलेशन थी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, है ना। और पाई की जगह 3.14 रखा होता और एरिया की जगह क्या रख दिया होता, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर इंटू 10 एंड वी गेट द आंसर। तो डेट्स ऑल, यहीं पर ये अपन एंड कर रहे हैं, है ना बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस थे अपन लोगों ने देख लिए, है ना। और थोड़ा सा हल्की सी जानकारी के लिए जो अपन ने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग तो था ही सही। तो कहीं ना कहीं आपको थ्योरी भी देख कर जानी है और जो न्यूमेरिकल्स बने इस कंसेप्ट पर वो मैंने थोड़े बहुत आपको करा दिए हैं, है ना। और फिर कुछ और जो मेरे नए लेक्चर्स बनेंगे जिनमें केवल क्वेश्चंस होंगे अपने पास, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो PDF की फॉर्म में रहेंगे, है ना बेटा। गुड नाइट बेटा, है ना।